चलो यहीं से देखना था आज। कल आपको ये बता दिया था मैंने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में कि जो आपको मैल्फिगियन कॉर्पेशल है ना, मैल्फिगियन कॉर्पेशल मतलब कौन कौन आ गया इसमें? ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन्स कैप्सूल है ना। तो कल आपको लास्ट लेक्चर मैंने लास्ट यही बताया था कि मैल्फिगियन कॉर्पेशल पीसीटी डीसीटी इन सब का लोकेशन कहाँ होगा? कॉर्टेक्स रीजन में। और रूप ऑफ हेलने डिप कहाँ करेगा? मेडुला में। ठीक है। उसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिसको बोलते हैं अपन जे जी ए, है ना। यहाँ आप देखोगे जो ब्लड प्रेशर है आपका या फिल्ट्रेट का जो आपका अमाउंट है जीएफआर जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। देखो क्या आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किसकी बात हो रहा है? डीसीटी, है ना। डीसीटी में कौन से सेल्स होंगे? एपिथेलियल सेल्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। डीसीटी के कौन से सेल उसके किसके कॉन्टैक्ट में है? अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल के, है ना। आर मोर डेंस देन द अदर ट्यूब्यूलर सेल्स एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैक्यूला डेंसा। ठीक है, मतलब ये सीधी बात क्या बोल दिया यहाँ पे कि जो आपके डीसीटी के सेल्स है, किसके? डीसीटी के, है ना। तो जो डीसीटी के सेल्स है आपके, मान लो ये डीसीटी है, डीसीटी के कौन से सेल्स? एपिथेलियल सेल्स, है ना। चलो, डीसीटी के कौन से सेल? एपिथेलियल सेल्स, तो किसके कांटेक्ट में है? अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो डीसीटी का सारा सेल्स इसके कांटेक्ट में नहीं होगा, है ना। लेकिन जो भी सेल्स अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स के कांटेक्ट में होगा वो बाकी सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या होगा? डेंस होगा। क्या होगा? ज़्यादा डेंस होगा, है ना। और इसी सारे सेल्स को डीसीटी के उन सारे सेल्स को अपन बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, जो किसके कांटेक्ट में है? अफरेंट एंड इफरेंट। तो डीसीटी के वो सारे सेल्स जो किसके कांटेक्ट में? अफरेंट एंड इफरेंट, उसको हम एक नाम देते हैं अपन, क्या? मैक्यूला डेंसा। क्या बोलेंगे? क्लियर है? ठीक है। सेकेंड जो आपको बोल रहा है इसमें देखो, इसको हमने बोल दिया क्या? मैक्यूला डेंसा। आगे देखो, अलोंग साइड मैक्यूला डेंसा द वॉल ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल, अब किसकी बात कर रहा है? वॉल ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल कंटेन्स मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स। उसमें क्या होता है? मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, मतलब स्मूथ मसल फाइबर्स का ही क्या हो जाता है? आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो वॉल ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल कंटेन्स मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। आई बात समझ? तो क्या बोला हमने? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोला। इसको क्या बोला? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका मैक्यूला डेंसा, है ना। एक हो गया कौन आपका? मैक्यूला डेंसा। और दूसरा जो अफरेंट आर्ट्रियोल का वॉल है उसमें भी कुछ मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब देखो, जब आप मैक्यूला डेंसा प्लस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को मिला दो, उससे एक apparatus तैयार होगा। दिस apparatus इज कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्लियर है? इस apparatus को क्या बोला हमने? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे हुआ क्या? मैक्यूला डेंसा तो समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है आपका? मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल। कौन है आपका? अफरेंट आर्ट्रियोल। इसको क्या बोला हमने? जेजी सेल्स। क्या बोला? जेजी सेल्स। ठीक है, अब देखो, यह जेजी सेल्स मतलब सीधी बात, दोनों किसके सेल है आपके? एक डीसीटी के, किसके हैं? अफरेंट आर्ट्रियोल के। एक डीसीटी के, दूसरे किसके सेल्स है? अफरेंट। डीसीटी के सेल्स जो अफरेंट और इफरेंट दोनों के कांटेक्ट में, उसको क्या बोल दिया? मैक्यूला डेंसा। और जो आपका अफरेंट आर्ट्रियोल है उसके वॉल में जो सेल्स है उसको क्या बोल दिया? जेजी सेल्स। क्या बोल दिया? जेजी सेल्स। अब यह मैक्यूला डेंसा प्लस जेजी सेल्स, इसी को मिला के बोल दिया हमने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। क्लियर है? आगे देखो
टुगेदर विथ मैक्यूला डेंसा दे कॉन्स्टिट्यूट द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, किसकी बात हो रहा है? apparatus की नहीं, किसकी बात हो रही है? केजी सेल्स, मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिलीजेज, क्या रिलीज करता है? रेनिन। अब यहाँ पे याद रखो, स्पेलिंग देखो तो रेनिन का क्या है? RENIN। बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? तो रेनिन आपको एक और जगह मिलेगा डाइजेशन में, इस चैप्टर में डाइजेशन। वहां पे जो रेनिन का स्पेलिंग होगा आपका RENNIN। क्या होगा? RENNIN। आ रही बात समझ? वहां पे होगा आपका RENNIN। और यहाँ पे क्या है आपका? याद रखने का तरीका क्या है ना? चैप्टर कौन सा आपका? एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन में हमने खाना खाते हैं अपन, है ना? और एक्सक्रीशन में क्या होता है? बाहर निकलता है ना? तो यहाँ पे RENNIN है, वो किस में है? डाइजेशन में। एक इनको एक्सक्रीशन आते आते क्या कर दिया हमने? डाइजेस्ट। तो एक्सक्रीशन में कौन सा होगा? RENIN। और डाइजेशन में कौन सा होगा? RENNIN। ठीक है। तो ये जेजी सेल्स जो आपका क्या रिलीज करता है? रेनिन। वही आपका रेगुलेशन में हेल्प करेगा, किसके? ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, अभी अगला टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, समझते हैं। क्या आपको दिख रहा होगा, है ना? ये देखो आपका, ये पूरा आपका यही बताया हुआ आपका, ये DCT है, दिख रहा है आपको? और यहाँ देखो, ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या है आपका? देखो तो, ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, दिख रहा है ना ये? और ये आपका इफरेंट है। ठीक है, अब देखो, ये आपका पूरा DCT है। DCT के जो सेल्स किसके कांटेक्ट में है? इसी को क्या बोलते हैं अपन? मैक्यूला डेंसा। DCT के जो सेल्स किसके कांटेक्ट में होंगे? अफरेंट एंड इफरेंट, उसको बोलेंगे अपन क्या? मैक्यूला डेंसा। अब आ गए अपन मेन टॉपिक पे, डेट इज यूरिन फॉर्मेशन, है ना? यूरिन फॉर्मेशन में तीन ही प्रोसेस है, कल आपको बताया था। पहला आपका फिल्ट्रेशन, है ना, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन कौन करेगा ब्लड का? ग्लोमेरुलस। ब्लड उसी में आ रहा है ना? अफरेंट आर्ट्रियोल ही आपका डिवाइड होकर क्या बनाया था? ग्लोमेरुलस। तो ब्लड तो वहीं लेके आ रहा है। और ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वहीं पे फिल्ट्रेशन होगा, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा, फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या बनेगा? फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट कहाँ आ जाएगा? बोमैन्स कैप्सूल में। कहाँ? बोमैन्स कैप्सूल में आएगा, उसके ल्यूमन में। वहां से कहाँ जाएगा? DCT, है ना? अब जो फिल्ट्रेट बनता है ना, वह एक दिन में कितना बनता है? 180 लीटर। कितना? 180 लीटर। लेकिन यूरिन के फॉर्म में बाहर कितना आता है? 1.5 to 2 लीटर्स ओनली, है ना? मतलब 99% चीजें क्या हो जाएगा बीच में? रीएब्जॉर्प्शन, है ना? तो इसीलिए जो आपका यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड प्रोसेस है सिक्रेशन। या तीनों प्रोसेस को मिला के बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली glomerular filtration, reabsorption and tubular secretion that takes place in different parts of the nephron। ये सब पूरे पार्ट में होगा ना? PCT में होगा, DCT में होगा, लूप ऑफ एल्नी में होगा, है ना? ठीक है, चलो सबसे पहले किसको देखेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कुछ बताने की अलग से जरूरत नहीं है इसमें। क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलस ब्लड को क्या कर रहा है? हमारे इनकमिंग ब्लड को फिल्टर कर रहा है। हमारे उसी ब्लड में क्या प्रेजेंट है? वेस्ट मटेरियल, उसको हमें क्या करना है? फिल्टर करना है ना? वही लिख रहा है देखो, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which is roughly 1.5 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। आपका जो वेंट्रिकल है ना, जानते हो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? तो देखो होता क्या है, जो आपका ब्लड पंपिंग होता है लगभग 1 मिनट में कितना होता है आपका? लगभग 6000 ml। कितना? 6000। 55 से कितना आपका? 6000 ml का, है ना? और किडनी 1 मिनट में कितना फिल्टर करता है ब्लड को? 1100 to 1200। जो आपका हार्ट पंप कर रहा है 6000 ml ब्लड, उसका लगभग किडनी 1 मिनट में कितना फिल्टर कर देता है? 1100 to 1200। मतलब कितना कर पा रहा है? 1/5 कर रहा है कि नहीं? 1100 को इंटू करो 5 से कितना होगा? 5500, है ना? तो जो आपका हार्ट आपका ब्लड पंप करता है, वेंट्रिकल ब्लड पंप में मेनली कौन करता है आपके बॉडी में? वेंट्रिकल करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? ठीक है। तो जो पंप करता है लगभग 5500 से कितना आपका? 6000 ml। उसका पर मिनट में फिल्ट्रेशन कितना हो पाता है? 1100 से 1200।
मतलब आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप कर रहा है उसका लगभग 1/5 आपका पर मिनट किडनी क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। क्लियर है? द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब देखो आपके एनसीईआरटी में यही बात लिखा हुआ है कि आपका जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, कोई ना कोई तो प्रेशर होगा ना भाई, कोई ना कोई प्रेशर होगा, वही फिल्ट्रेशन करवा रहा होगा, है ना। अब उस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। क्या सीधी बात, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर से पास होगा। एक तो इसके अंदर है, कैपिलरीज के अंदर है, तो कैपिलरीज का अंदर वाले में ब्लड टच करेगा ना, तो कैपिलरीज का आपका अंदर वाले को बोलते हैं इंडोथीलियम। क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम। ये सब पढ़ोगे ब्लड ब्लड सर्कुलेशन जब बताऊंगा तो आर्टरीज वेन्स इन सब का हम लेयर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तो बात पक्की है ना कि अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं अपन, एंडोथीलियम। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एपिथीलियम, है ना। तो ब्लड वेसल कैपिलरी में ब्लड है आपका, तो कैपिलरी में ब्लड है, मान लो ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो ऊपर में ब्लड टच है कि अंदर में है, एंडोथीलियम में टच है ना। तो पहला फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। क्लियर है। तो 3 कौन हो गया आपका, द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरा एपिथीलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, और तीसरा अबेजमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। अब ध्यान दो, 3 लेयर हो गए। ये देखो ऐसा ही कुछ था आपका, ये बोमैन्स कैप्सूल है आपका, ठीक है, ऐसा ही है ना। और इसमें कौन है आपके, ये सारे ग्लोमेरुलर। देखो तो पहले तो ब्लड को कौन करेगा फिल्टर भाई, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड इसी के अंदर है, तो पहले इसका लाइन क्रॉस करेगा ना। उसके बाद दूसरा कौन करेगा, एपिथीलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। और देखो यह ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स और जो एपिथीलियम है आपका किसका, बोमैन्स कैप्सूल का, इसके बीच में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, बेजमेंट मेम्ब्रेन। सीधी बात हो गया आपका एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, उसके नीचे होता है बेजमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे होता है एपिथीलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। इस 3 लेयर से आपका फिल्ट्रेशन होता है किस चीज का, ब्लड का। क्लियर है। बेजमेंट मेम्ब्रेन हमेशा बीच में होता है, दोनों को याद रखने का। लास्ट में लिखा है इसका मतलब नहीं कि तीसरा लेयर इसको बना देना। बेजमेंट मेम्ब्रेन हमेशा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल और एपिथीलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल के बीच में होता है। ठीक है। These 3 structures form the filtration membrane। अब क्योंकि फिल्टर हो रहा है तो इसको मेम्ब्रेन बोल सकते कि नहीं, तीनों मिलकर क्या बना रहा है आपका, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमैन्स कैप्सूल कॉल्ड, क्या बोलते हैं, याद करो, पोडोसाइट्स। क्या बोलते थे, पोडोसाइट। क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो अंदर वाला लेयर ही कर रहा है कि नहीं फिल्ट्रेशन। देखो तो ऐसे था, नहीं है ना। यहाँ पे कौन है आपका, इसका एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके बीच में कौन है आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर लेयर है कि नहीं, इनर लेयर ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। इसको क्या बोला था, विसरल। और बोला था क्या हमने कि इनर लेयर पे जो सेल्स होंगे उसको हम स्पेशल नेम देंगे, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। याद है क्या बोला था हमने, पोडोसाइट्स, वही लिखा हुआ है आगे इसमें। ठीक है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमैन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर, है ना। इंट्रिकेट मैनर मतलब इसका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि बीच में हल्का हल्का पोर आपका क्रिएट हो, ताकि ब्लड जो आ रहा है फिल्टर होके वो आगे बढ़े। आई बात समझ, इंट्रिकेट मैनर समझते हो ना, मतलब अरेंजमेंट। आप मान लो कि ये लेयर है, ये लेयर पूरा ऐसे बना दोगे तो ब्लड नीचे कैसे जाएगा। तो पोडोसाइट्स अपने आप को, पोडोसाइट सेल्स है ना, वो सेल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि बीच बीच में क्या बने, गैप बने, स्लिट पोर्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्लिट पोर्स, ताकि आपका फिल्ट्रेट आगे, है ना। तो वही लिख रहा है देखो, अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। बोलो सर स्लिट पोर्स क्या होता है, स्लिट पोर्स मतलब कोई भी ऐसा पोर जो एकदम ओवल, मतलब पोर 2 टाइप के हो सकते हैं ना, एक तो होल कैसा हो सकता है, राउंड, पूरे राउंड हो सकता है, या तो दूसरा पोर कैसा हो सकता है, पूरा राउंड नहीं, ऐसा करके होगा, ऐसा, है ना। तो जब पूरे राउंड पोर नहीं होते तो ऐसे पोर को क्या बोल देते हैं अपन, स्लिट पोर। आई बात समझ, एक पोर ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसा, एक गैप ऐसा भी हो सकता है, एक गैप ऐसा हो सकता है, तो पूरा राउंड पोर नहीं होता तो उस पोर को बोल देते हैं अपन स्लिट पोर्स। ठीक है। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे पूरा बेहतरीन तरीके से याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये नीचे वाला क्या है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, बीच में कौन है आपका, बेजमेंट मेम्ब्रेन, और इधर क्या है, एपिथेलियम ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, दिख रहा है। अब देखो यहाँ से आपका कौन निकला, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का ही कर रहा है ना फिल्ट्रेशन,
ब्लड प्लाज्मा इधर से निकला, बेसमेंट मेम्ब्रेन को निकला, और यही आपका एपिथेलियम सेल्स ऑफ क्या है, बोमैन्स कैप्सूल, जिसको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। देखो ना पोडोसाइट्स का अरेंजमेंट कैसे कि बीच में क्या क्रिएट किया हुआ है, गैप पोर्स, दिस पोर इज कॉल्ड स्लिट पोर, और यहीं से आपका फिल्ट्रेट पूरा क्या हुआ, इधर से ब्लड निकला और बाहर क्या निकला, फिल्ट्रेट, फिल्टर हो चुका है ना। तब अब इसको ब्लड ना बोल के क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या सिंपल फिल्ट्रेट। क्लियर है? ब्लड इज फिल्टर्ड, अब 3 3 लेयर फिल्टरिंग कर रहा है ना इसका, 3 3 लेयर कर रहा है कि नहीं, तो बहुत अच्छे से फिल्टरिंग होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट, ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा का ही क्या होगा आपका, फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड सेल्स का कभी फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ब्लड सेल्स तो आपका इफरेंट आर्टियोल होते हुए फिर से निकल जाएगा, तो फिल्ट्रेशन किसका होगा, प्लाज्मा का। ये जानते हो ना, ब्लड में दो चीज़ होता है, प्लाज्मा प्लस सेल्स, ब्लड में दो चीज़ होते हैं, प्लाज्मा प्लस सेल्स, है ना। तो प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, किसका, प्लाज्मा का, और उसी प्लाज्मा में सब कुछ है, प्रोटीन वगैरह सब उसी में डिजॉल्व होता है, सेल्स भी उसी में होता है ना। तो देखो, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, मतलब ब्लड प्लाज्मा का जो फिल्ट्रेशन होगा ना, तो उसका प्रोटीन कभी फिल्टर नहीं होता, प्रोटीन को छोड़ के बाकी चीजें सब लगभग क्या हो गया, फिल्टर होके कहाँ आ गया, फिल्ट्रेट में, मतलब आपका अमाइनो एसिड, शुगर, सब उसमें आ गया, कितनी यूजफुल चीज है। और कौन नहीं आया आपका, सेल्स और प्रोटीन, कौन नहीं आया, सेल्स और प्रोटीन, बाकी सब आ गया, फिल्टर होके कहाँ पे, फिल्ट्रेट में। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब चलो, अब ये जो फिल्ट्रेशन हुआ उसके लिए कोई ना कोई तो प्रेशर होगा, है ना, उस प्रेशर को बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर बोल दो, या क्या बोलो, ग्लोमेरुलर प्रेशर, या ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, है ना। आपके बुक में देखोगे तो बहुत, मतलब एक लाइन बस लिख दिया है, जो लाइन मैंने आपको शुरू में बता दिया, देखो सीधे ये लाइन लिखा हुआ है आपके बुक में, क्या वाला, कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स, है ना। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लिखा है, तो आपको बस बता दूं कि क्या क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रेशर, तुम्हारा इच्छा है कि जैसे पढ़ना, एनसीईआरटी करोगे तो बस इतना ही आपको जानना है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर विच लीड्स टू द क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। क्लियर है, आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा है, ये भी आसानी टॉपिक है, इसलिए देख लेते हैं अपन क्या कि कैसे प्रेशर बना आपका। ठीक है, सबसे पहला देखो, डेवलपमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर, ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अंडर द प्रेशर, इस प्रेशर ड्यू टू टू रीजन, दो कारण से। पहला, लार्जर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एज कंपेयर टू ए स्मॉलर डायमीटर ऑफ इफरेंट, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है बस। ये जो प्रेशर बना किसके कारण, अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का कम है, तो ब्लड ज्यादा एंटर करेगा लेकिन निकलेगा क्या, कम, तो प्रेशर डेवलप हुआ कि नहीं ग्लोमेरुलस में। आज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, देखो आपका ये है बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा, तो ब्लड मान लो कि ज्यादा आया, और निकला कहाँ, कितना आपका, कम, ज्यादा ब्लड यहाँ रहेगा तो इसके वॉल पे प्रेशर लगेगा कि नहीं, इसी प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही है कि देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और प्रेशर डेवलप क्यों होगा, क्योंकि जो अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, और यही प्रेशर आपका ब्लड का क्या करवाएगा, फिल्ट्रेशन, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर है, आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। दूसरा रीजन जो एनसीईआरटी में नहीं है आपका, उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल आर्ट्रियल प्रेशर इज कॉज्ड बाय पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट, आपका हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो एक प्रेशर डेवलप होगा ना, है ना। और कैसा ब्लड पंप करता है आपका, आर्ट्रियल, मतलब आर्ट्रियल मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, किसका, ऑक्सीजन, आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजन। तो नॉर्मल आर्टरी में जो प्रेशर होता है पंपिंग के बाद, है ना, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल आर्ट्रियल प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर ब्लड इज अबाउट 60 mmHg, तो आपका ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उसमें कितना प्रेशर होता है, लगभग 60 mmHg, इसी को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ब्लड के कारण है ना। ब्लड किस फॉर्म में होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में मोस्टली क्या, वाटर है ना। तो बस ऐसे समझो, ये ब्लड वेसल है, कैपिलरी है आपका ग्लोमेरुलस, इसमें ब्लड है, वह ब्लड उसको वॉल पे प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं, उसी प्रेशर को क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर है, क्योंकि पानी आपका ब्लड लगा रहा है। उसके बाद अब बताओ, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हुआ था ना, उसमें प्रोटीन होंगे कि नहीं होंगे,
दूसरे सब्सटेंस पे डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो सभी प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। एक तो आपका लिक्विड कंपोनेंट के कारण लगा, किसके कारण, ब्लड के कारण, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब उसमें जो प्रोटीन वगैरह डिजॉल्व है वो भी तो प्रेशर लगाएगा, है ना। तो आगे वही लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीनेशियस कंटेंट ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड इज इक्विवेलेंट टू 30 mmHg। मतलब उसमें लगभग प्रोटीन का कंपोनेंट कितना होता है, 30 mmHg। ये भी कितना प्रेशर बना रहा होगा प्रोटीन वाला पार्ट, 30 mmHg। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। क्योंकि ब्लड कोलोइडल क्यों बोला, ब्लड में आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड के फॉर्म में, तो कोलोइड बोलेंगे ना उसको। तो प्रोटीन जो प्रेशर बना रहा है, सीधी बात यार, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है प्रेशर बना रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो प्रोटीन प्रेशर बना रहा है कोलोइडल प्रेशर, है ना। और आगे देखो, प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्रेशर ऑफ रीनल फिल्ट्रेट। अब वो जो फिल्ट्रेट आपका बनते जा रहा है और अगल बगल में ये पूरा ब्लड वेसल, उसके अगल बगल में भी क्या होगा, होंगे ना भाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ब्लड वेसल हमेशा किस में डूबा हुआ, फ्लूइड में। आपके बॉडी में ब्लड वेसल कैरी कर रहा है ब्लड, अगल बगल में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो भी तो एक प्रेशर बना रहा होगा ना, अगल बगल वाला फ्लूइड और आपका जो फिल्ट्रेट बन रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं अपन क्या, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब द प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन ग्लोमेरुलर ब्लड और अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। इट इज अबाउट 10 to 25 mmHg। और कैसे निकालेंगे, ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, GSP। मेनली जो आपका ब्लड प्रेशर लगा रहा है उसी को हम देखेंगे, GSP माइनस पी को प्लस CSP, इन दोनों को, मतलब कि कोलोइडल वाला को और आपका इंटरस्टिशियल वाला को, दोनों को क्या कर दिया हमने, माइनस। माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसका वैल्यू कितना होगा, mm। तो लग रहा हो क्या पढ़ लिया हमने, कुछ नहीं है। 3 टाइप का प्रेशर डेवलप करवाया, एक ब्लड के कारण, उसको बोल दिया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक उसमें जो प्रोटीन है उसके कारण, उसको बोल दिया गया पीकॉप, है ना, कोलोइडल प्रेशर। और एक अगल बगल वाले फ्लूइड और रीनल फिल्ट्रेट के कारण, उसको बोल दिया हमने कैप्सुलर प्रेशर, है ना। अब आपको जो मेन है, जो करवाएगा क्या आपका फिल्ट्रेशन, वह कौन करवाएगा, आपका ब्लड वाला कंपोनेंट, है ना। मतलब कौन सा आपका, GHP। ये सब तो अंदर में है ना उसके, ये सब प्रेशर में आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो चाहेगा कि फिल्ट्रेशन रुके। और फोर्स कौन करेगा उसको, GHP। इसलिए GHP माइनस दोनों को घटा दो तो निकल गया आपका क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसका वैल्यू कितना होगा, 10 mmHg। अकॉर्डिंग टू NCERT सिंपल सी बात है, दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इज कॉज ड्यू टू क्या, लार्जर डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल इन कंपैरिजन टू इफरेंट, इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट मतलब क्या, टाइम के साथ कर लो, है ना। तो पर मिनट में कितना आपका फिल्ट्रेट बना रहा है किडनी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। TFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute, that is 180 liters per day। क्लियर है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो तो देख लो, अबाउट 700 ml ऑफ प्लाज्मा फ्लोज पर मिनट थ्रू द किडनी। प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, तो किडनी के थ्रू आपका लगभग 700 ml प्लाज्मा हमेशा पर मिनट फ्लो करता है, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, है ना। जिसको बोलेंगे अपन रीनल प्लाज्मा फ्लो। प्लाज्मा किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, किडनी के थ्रू, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF। आउट ऑफ इट अबाउट 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलाई पर मिनट। 700 ml अंदर जा रहा है और उससे फिल्ट्रेट कितना बन जा रहा है, 125 ml। देयरफॉर द नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, अब फिल्ट्रेशन क्या निकाले हमने, फ्रैक्शन, तो क्या होगा आपका TFR बाई RPF, दैट इज 125 बाई पर मिनट निकाल रहे हैं, तो पर मिनट कितना है, 125, है ना। 125 बाई 700 कितना हुआ आपका, फ्रैक्शन इतना ही आएगा ना। मतलब जितना आपका प्लाज्मा एंटर किया उसका 18% क्या बना ले रहा है आपका, फिल्ट्रेट। आई बात समझ, प्लाज्मा एंटर कितना किया, 700, फिल्ट्रेट उसमें से कितना बना, 125, तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 18%, है ना। मतलब जितना प्लाज्मा पर मिनट एंटर कर रहा है किडनी में, उसका 18% क्या बना लेता है, फिल्ट्रेट। क्लियर है, आपको ये डेटा नहीं भी याद रखो चलेगा, यह डेटा आपके NCERT में, इसलिए इसको आप याद रखोगे। जहाँ मैं बता देता हूँ यह आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसको आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, NCERT में। फिर जैसे मैंने बता दिया, यह वाला बात आप याद रखोगे, ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब आ गया आपका ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये कैसे मतलब कंट्रोल होता है, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स बाय व्हिच रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड।
पहला कौन सा आपका मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन, कैसा मायोजेनिक। दूसरा आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, और तीसरा आपका न्यूरल कंट्रोल। पहला देखो, अ राइज इन ब्लड प्रेशर शुड नॉर्मली इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलाई, पक्की बात है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, है ना। प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो ब्लड फ्लो भी क्या होगा, बढ़ेगा। However, stretching of the vascular wall increases passage of calcium ions from extracellular fluid into the cells resulting in their contraction। आप जानते हो कैल्शियम मसल्स का क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब होगा क्या, देखो, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड फ्लो बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड वेसल का जो वॉल है स्ट्रेच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। यह स्ट्रेच करना सिग्नल दे देता है कि अगल बगल वाला जो फ्लूइड है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहां से या बोले एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। ये ब्लड वेसल के अंदर होगा तो बोल देंगे इंट्रा, और बाहर में तो क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा। बाहर से तुरंत अंदर कौन जाना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम, और इसका क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन चेक्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वैस्कुलर वॉल्स एंड रेजेज vascular resistance so that rate of blood flow and GFR are brought down to। काम कब हुआ, मतलब यही तो पढ़ रहे हैं रेगुलेशन कैसे होता है। आप अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड फ्लो को क्या मेंटेन करना चाहते हो ना, तो पढ़ रहे अपन कैसे मेंटेन होता है। तो पहला कैसा, मायोजेनिक। ऐसा आपका मायोजेनिक मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं है। तो हुआ क्या, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा आपका, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल का फैल जाएगा। जैसे ही फैलता है ना आपका, ऊपर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से Ca+Ca2 उसमें अंदर आता है और उसको क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करवा के फिर से आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड फ्लो को, क्लियर है। दूसरा ए बी एनसीईआरटी में आपके नहीं है, ठीक है लेकिन नीचे में दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन करके दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा देखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, है ना। इसके बारे में पूरा हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने ही वाले हैं, किसके बारे में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के बारे में, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। तीसरा क्या आपका, न्यूरल कंट्रोल, इसको भी पढ़ने वाले हैं अभी तुरंत। blood vessels of the kidney are innervated by nerve fibers of the sympathetic nervous system. When activated, the nerve fibers bring about constriction of renal arteries and cause decrease in renal blood flow as well as glomerular filtration rate। फिर से वही बात है, अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया आपका, है ना, तो तुरंत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपके किडनी में इसके नर्व फाइबर घुसे हुए हैं, किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो बढ़ा, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ा, है ना, तुरंत फाइबर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, और सिग्नल भेज के आपके जो उसके ब्लड वेसल जो फैल गया था उसको फिर से क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट, और ब्लड फ्लो को क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा, ठीक है। चलो, तो पहला ये सब बातें तो बीच में आ गया, है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो पहला क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इतनी बात याद रखनी है हमने इतनी देर में जो पढ़ाई करी। पहली बात, सर ब्लड आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल से और ग्लोमेरुलस उसको क्या कर देगा, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। फिल्ट्रेशन का रेट क्या है, इन अ मिनट अराउंड 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड, दैट मेक्स अबाउट अप्रॉक्स 1/5 वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद सर जो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये प्रेशर डेवलप कैसे होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, क्लियर है। उसके बाद ब्लड फिल्टर्ड हो गया। ब्लड जो फिल्टर्ड होता है उसमें मेनली प्लाज्मा फिल्टर होता है, और प्लाज्मा में लगभग सब कुछ फिल्टर होकर फिल्ट्रेट में आ जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद यह जो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ थ्रू 3 लेयर्स होता है आपका। एक हो गया एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, दूसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा आपका एपिथेलियम बोमेंस। सारा फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया, ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। इस फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर रेट। अब जिस रेट से आपका यह बन रहा है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका रेट है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे, क्लियर है। इतना ही पढ़ा हमने। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा हमारा, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अभी आपने देखा कि फिल्ट्रेट बना हमारा 180 लीटर्स पर डे, है ना, लेकिन बाहर कितना निकलेगा 1.5, तो बाकी चीजें क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। वही आगे लिखा है, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना है, 180 लीटर्स पर डे, विथ दैट ऑफ द यूरिन रिलीज कितना है आपका 1.5 लीटर्स, सजेस्ट दैट
Nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules, है ना? क्या कर लेगा renal tubules आपका सब पूरा का पूरा reabsorption, PCT DCT सब मिलके क्या कर लेगा reabsorb. This process is called reabsorption. The tubular epithelial cells, है ना, आप जानते हो पूरे में क्या है epithelial cells है, बताया था ना. और वो भी कौन सा cuboidal epithelium, cuboidal. PCT में कौन सा था cuboidal, है ना, cuboidal epithelium थे ना उसमें, क्यूबॉइडल का नहीं बताया था. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें क्या प्रेजेंट होगा माइक्रोविलाई. ठीक है. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. बता ही दिया कि जो भी आपके पीसीटी के सेल्स होंगे टीसीटी के सेल्स होंगे वही सब करेगा सारा काम, है ना. और रीअब्जॉर्प्शन कुछ चीजों का कैसा होगा एक्टिव, कुछ चीजों का कैसा होगा पैसिव. फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब, ये सब क्वेश्चन पूछता है किसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका पैसिव हो रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली. इन सब का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा. वेयर एज तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज तो बेकार है ना हमारे लिए, नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसका कैसा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली, लेकिन कहाँ पे इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, शुरुआती वाले पार्ट में मतलब पीसीटी वगैरह में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कैसा होगा पैसिव. तो ये डेटा को एकदम याद रखना किसका पैसिव और किसका एक्टिव. क्लियर है. रीअब्जॉर्प्शन समझ गया ना. फिल्ट्रेट से निकालने के लिए कहाँ डालना ब्लड में. ठीक है. आगे देखिए अब तीसरा क्या होगा सिक्रीशन. द फेनोमेनन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज बाय ट्यूबुलर सेल्स इन द फिल्ट्रेट इज नोन एज ट्यूबुलर secretion. It includes secretion of potassium, hydrogen and ammonia and some wastage like puric acid, creatinine, drugs, pigments, toxins etc. ये सब हमारे लिए बेकार चीजें हैं. हम इसको क्या कर देंगे फिल्ट्रेट में डाल देंगे, उसको क्या कर देंगे सिक्रीट कर देंगे उसके. बात समझ में आ रही है ताकि हमारे बॉडी से क्या हो बाहर निकल जाए. It is the only mode of excretion in animals which do not have glomeruli. For example, desert amphibians, marine fishes. ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है नेफ्रॉन की जरूरत. क्यों क्या कौन निकाल देता है एलसी निकाल देते हैं पूरा. ठीक है. आगे देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा. कौन आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन. अभी देखेंगे अपन कि कैसे हेल्प करेगा. जहाँ कम हो गया वहाँ पे फिल्ट्रेट से निकाल के कहाँ डाल दिया ब्लड में, ज़्यादा हो गया तो ब्लड से निकाल के कहाँ डाल दिया फिल्ट्रेट में. तो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में भी क्या करेगा हेल्प करेगा. ठीक है. अब आगे हम मेनली फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स मतलब कौन कौन पीसीटी में कौन सा रीअब्जॉर्प्शन होता है कौन सा सिक्रीशन होता है, टीसीटी में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका सिक्रीशन होता है. सब जगह होगा ना कि कुछ चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करेगा कुछ चीज़ों को सिक्रीट करेगा, है ना. अब दोनों को देख रहे हैं कि किसको सिक्रीट करेगा किसको ये रीअब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. तो आगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पहला क्या है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या बोलेंगे इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. क्लियर है. विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है. आगे देखो अब सिंपल क्यूबॉइडल किसको बोलते हैं सिंपल बोलते हैं जहाँ पे सेम टाइप ऑफ सारे सेल्स हो तो उसको बोलते थे सिंपल. क्या सारे एक ही जैसे सेल्स होंगे तो इसको क्या बोलते हैं सिंपल. क्यूबॉइडल क्यों कैसे शेप होंगे सेल के क्यूब शेप. ब्रश बॉर्डर क्यों उस पर क्या प्रेजेंट होगा माइक्रोविलाई. क्लियर है. नियरली अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लगभग जितने भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोज ये सब है ना सब का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है पीसीटी में. तो इतना समझो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी. ठीक है. नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज अमाइनो एसिड ये सब है ना. दूसरा 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तीसरा एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट. क्या क्या हो गया पूरे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट सारे आपके न्यूट्रिएंट ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो भी है और न्यूट्रिएंट्स. दूसरा 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 70 to 80% ऑफ वाटर. तब यहीं पे आपका क्या हो जाएगा रीअब्जॉर्ब. ठीक है. पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द जहाँ पे भी आ जाएगा ना सिक्रीशन सिक्रीशन जहाँ भी आ जाओ उसका एक काम ये भी होगा पीएच एंड ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस बना. ठीक है.
It also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by absorption of SCO3 from it, है ना। देखो सिक्रेशन किसका कर रहा है, S प्लस को, अमोनिया को कहाँ डालेगा, फिल्ट्रेट में, है ना। उठा उठा के कहाँ डालेगा, ब्लड से फिल्ट्रेट में। और कभी कभी फिल्ट्रेट से अगर हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन कम हो गया तो वहां से निकाल के कहाँ डाल देगा। बात समझ में आ रही है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी करता है किसका, SCO3 का। ये देखोगे डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखेंगे, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, डायग्राम से बता दोगे किसका सिक्रेशन हो रहा है, किसका या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगला कौन है आपका, लूप ऑफ हेनली। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, मतलब लूप ऑफ हेनली में आपका रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। उसमें भी किसमें, असेंडिंग वाले में सबसे कम होता है क्या आपका, रीअब्जॉर्प्शन। पहले ही आपको बताया था लिम्ब ऑफ हेनली का काम रीअब्जॉर्प्शन नहीं है मेनली। क्या उसका काम है, मेनली कॉन्सेंट्रेट करना यूरिन को। इसका मेन काम क्या है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन। इसका मेन काम क्या है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन। देखो, however this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। मेडुलरी रीजन में जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। उस रीजन में हाई ऑस्मोलरिटी मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन बनाने में हेल्प करता है। कैसे करता है देखेंगे अगला टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। बस इतना समझो, यह लूप ऑफ हेनली पूरा का पूरा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन यही करवाता है। ये क्या करता है, जैसे जैसे कॉर्टेक्स आप मेडुला की तरफ आओगे ना, यह ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करते रहता है। कैसे करता है आते हैं अभी थोड़ी देर में, चलो आगे देखो। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट इसका उल्टा आपका, दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, है ना। समझ जाओगे लाइन, अभी सुनते जाओ बस, है ना। अगले 15-20 मिनट में खुद से बताओगे हाँ सर पूरा याद हो गया। जैसे जैसे आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप क्या करता है, इम्परमिएबल, परमिएबल किसके लिए है, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट इसका उल्टा होता है कौन आपका, जल्दी बताओ, असेंडिंग। ये इम्परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब इस लाइन को हम समझते हैं, बस अभी आपके समझने लायक कितना है कि लूप ऑफ हेनली क्या करता है, यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। यह जैसे जैसे मेडुलरी के अंदर हम घुसेंगे उसके फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। दूसरा, जो आपका असेंडिंग लिम्ब है वह इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, परमिएबल है, और आपके वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल। और जो डिसेंडिंग है आपका वह जस्ट इसका अपोजिट है। क्लियर है, इतना याद रखोगे। अगला कौन सा आपका, DCT। अब देखो, ये डिसेंडिंग असेंडिंग कहने का मतलब ये था, ये देखो यहाँ पे हमने ये कौन सा लिम्ब है, ये कौन सा लिम्ब है, हमने बोला जो असेंडिंग वाला है वह क्या है आपका, इम्परमिएबल टू क्या, वाटर, एंड परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स, यही बोला। मतलब इसका ये होता है, ये समझ लो, मतलब ये हुआ यह इम्परमिएबल है किसके लिए, H2O के लिए। मतलब यहाँ पे जो H2O होगा ये अंदर बाहर उसको नहीं जाने देगा, H2O को यहीं पे रखेगा। H2O यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इम्परमिएबल का मतलब यहाँ पे ये है, इम्परमिएबल टू H2O मतलब H2O असेंडिंग लिम्ब से बाहर नहीं जा सकता है। और कौन दौड़ दौड़ के जा सकता है आपका, NaCl, मतलब वही इलेक्ट्रोलाइट में कौन है मिलने यहाँ पे, NaCl यहाँ पे बाहर जा सकता है ना, लेकिन कौन नहीं जा सकता है, वाटर नहीं जा सकता है। बात समझ में आई। और ये देखो, ये लूप ऑफ हेनली किस रीजन में होता है, मेनली मेडुला रीजन में। और ये सब जो स्पेस है ना आपका, इसी स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। इसके अगल बगल वाले सारे स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। और स्पेस में फ्लूइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अरे ये है लूप ऑफ हेनली, मान लो इसके अगल बगल में जो भी बीच में अगल बगल में जो भी स्पेस होगा उसको बोलेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है। अब दूसरा कौन सा आपका, डिसेंडिंग। ये जस्ट इसका अपोजिट है, यह परमिएबल है किसके लिए, और इम्परमिएबल है किसके लिए। मतलब यह वाटर के फ्लो को अलाउ करेगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को नहीं जाने देगा। आई बात समझ, ये बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं किसके फंक्शन पे,
DCT। यहाँ पे क्या लिखा देखो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या लिखा है? कंडीशनल, हमेशा नहीं करेगा, कंडीशनल होगा, है ना। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल का मतलब ये होता है, मान लो आपके बॉडी में वाटर की कमी हो गई, ब्लड में, किसमें? ब्लड में पानी की कमी हो गई। तो कंडीशन हुआ ना एक, कि पानी की क्या होगी ब्लड में? कमी। या क्या करेगा? फिल्ट्रेट से पानी निकाल के कहाँ डाल देगा? ब्लड में। अब मान लो ब्लड में ज़्यादा हो गया, वहां से निकाल के कहाँ डाल देगा? फिल्ट्रेट। यहाँ पे कैसा होगा आपका? कंडीशनल, डिपेंड्स ऑन द बॉडी कंडीशन। आपके बॉडी में सॉल्ट की कमी हो गई, तो फिल्ट्रेट से Na+ को निकाल के कहाँ डाल देगा? ब्लड में। आ रही बात समझ? यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। Conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood. सीधी बात, जहाँ पे होगा ना ये सब, तो समझ जाना कि ये क्या, सोडियम पोटेशियम मतलब आयन का बैलेंस कर रहा होगा, वाटर का बैलेंस कर रहा होगा, मतलब पीएच प्लस ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा होगा। सिक्रीशन का मतलब ये होता है क्या करना? पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस करना। अगला कौन सा आपका? कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। ये सबसे आखिरी पार्ट है ना। हमारा पर्पस क्या है? कि जो यूरिन बाहर निकले उसमें पानी बहुत कम हो, है ना। तो यहाँ पे भी जो पानी अभी तक बच के आ गया, वो सारा पानी का रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया into the medullary interstitium to keep up the osmolarity। यूरिया को तो हमें बाहर निकालना है, लेकिन ये बाहर निकालेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यूरिया को बगल वाले फ्लूइड में, कौन सा फ्लूइड था? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें भी डाल देगा, ताकि हाई लो कॉन्सेंट्रेशन आपका बना रहे और यूरिया का फ्लो होता रहे। कॉन्सेंट्रेशन बना के रखोगे तब ना फ्लो होता रहेगा आपका, है ना। पूरा साफ कर दोगे तो फिर बाद में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा आपका, ग्रेडियंट जो बोलते हैं। आगे, इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक। जैसे ही बोल दिया पीएच एंड आयनिक में मतलब क्या? सिक्रीशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ and K+ आयन, एक्सप्लेन्ड इन फिगर। यहाँ देखो, अब ये डायग्राम आप देखोगे ना, फर्स्ट इस डायग्राम को देख के हमें सब पता चल जाएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस ऑफ पीसीटी डीसीटी, यही ना। इस डायग्राम को देखो, सबका फंक्शन दो ही तो फंक्शन करना है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। लग रहा होगा क्या पढ़ लिया हमने, है ना। दो ही काम करना है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब फिल्ट्रेट में जो भी चीज़ अच्छा है उसको वहां से हमें क्या करना है? पीसीटी पीसीटी डीसीटी से वहां से क्या करेगा? उसको निकाल के कहाँ डाल देगा? ब्लड में। और ब्लड में जो भी चीज़ बेकार अभी भी है उसको फिर से पीसीटी डीसीटी से लेके कहाँ डाल देगा? फिल्ट्रेट में। नहीं करेगा ना। तो देखो यहाँ ढंग से देखोगे आप, यहाँ पे लिख लोगे एनसीईआरटी में, एरो जो अंदर जा रहा है वह क्या दिखा रहा है? सिक्रीशन। वेरी गुड। एरो जो अंदर जा रहा है क्या दिखा रहा है? सिक्रीशन। और बाहर जो निकल रहा है क्या दिखा रहा है? हाँ, तो ये एरो पे लिख लो, तो बाहर निकल रहा दिखा रहा है रीअब्जॉर्प्शन, और जो अंदर जा रहा है क्या दिखा रहा है? सिक्रीशन। सिक्रीशन कहाँ भेजेंगे? फिल्ट्रेट में ना। यही तो फिल्ट्रेट हमारा, इसके अंदर अंदर फिल्ट्रेट घूम रहा है ना। तो फिल्ट्रेट के अंदर हम भेज रहे हैं चीज़ों को, तो इसको क्या बोलेंगे? सिक्रीशन। और फिल्ट्रेट से बाहर निकालना क्या बोलेंगे? क्लियर है? अब देखो, इस डायग्राम को देख के हम सब बता देंगे। देखो ना कैसे, ये कौन सा रीजन हमारा? पीसीटी। देख के नहीं बोल देंगे सर पीसीटी में ना बाइकार्बोनेट का क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। NaCl का क्या हो रहा है? वाटर का क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है? पोटेशियम का क्या हो रहा है? सर सिक्रीशन किसका हो रहा है? H+, K+ एंड अमोनिया। क्लियर है? अब आ गया किसमें अपन? एनलीज लूप में, है ना। ये कॉर्टेक्स, ये सारा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, और ये कहाँ है अब? पीछे। अब देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इधर क्या आपका? असेंडिंग। असेंडिंग में आपको बताया था कि शुरुआत में थिन सेगमेंट होगा, बाद में थिक, बताया था ना। अब देखो यहीं पे बताया आपको, यहाँ पे क्या किसको निकलते हुए बाहर दिखा रहा है? H2O को। मतलब यह H2O के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? इम्परमिएबल। ठीक है। अब इधर आते हैं, ऊपर वाले में देखो सर, ये वाला क्या है? देखो तो यहाँ पे NaCl बाहर निकल रहा है, मतलब NaCl बाहर निकल रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये वाला लिम्ब जो है आपका कौन? असेंडिंग वाला, यह इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है और H2O के लिए इम्परमिएबल है। मतलब इसके अंदर से H2O बाहर नहीं निकल सकता, बस कौन निकल सकता है? NaCl। अब देखो ध्यान दो, ऊपर आ गए, किसके ऊपर हम? टीसीटी। टीसीटी में देख के सर NaCl का क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। H2O का लेकिन कैसा होगा? कंडीशनल। कैसा होगा? कंडीशनल। बाइकार्बोनेट का भी क्या हो रहा है?
पोटेशियम आयन का क्या हो रहा है, एस प्लस का क्या हो रहा है, एक इसको देख के पूरा हम याद कर सकते हैं कि नहीं फंक्शन, पढ़ने की जरूरत है क्या उस लाइन को, तो लाइंस दिया हुआ है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल एक लाइन ऐड कर देंगे, जहाँ भी सिक्रीशन होगा लिख देंगे, बस मन से बना देना है, दिस लीड्स टू पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, हो गया क्या, सिक्रीशन लिख देंगे कि इन सबका सिक्रीशन हो रहा है, एक लाइन ऐड कर देंगे, दिस लीड्स टू पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, क्लियर है। ये देखो आउटर मेडुला, ऊपर वाला मेडुला है तो क्या बोलेंगे आउटर, जैसे जैसे अंदर जाएंगे क्या बोल देंगे इनर मेडुला, ठीक है। अब आप देखो उसके बाद एक और बच गया कौन आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में कौन बाहर निकलता है H2 एंड यूरिया, दोनों का क्या होता है डी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो हो जाएगा ये भी। अब हमारा टॉपिक ये, जो बच्चों को हमेशा डाउट रहता है इस टॉपिक में, जितनी बार पढ़ लो फिर से आएगा सर इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से बताना मुश्किल होता है टीचर को, लेकिन इसको आप ऐसे ढंग से अभी देखो कि बाद में मेरे से पूछने मत आओ, नहीं तो पूरे साल में कम से कम 4 बार बच्चा आके पूछता है मेरे से क्या, कि सर काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। अभी पढ़ने वाले अपन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्ट्रेट आपका जो पीसीटी डीसीटी सब के थ्रू जा रहा है वो फाइनली बाहर निकलेगा, निकलेगा ना, तो हमें उसको क्या करना है कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उससे पानी क्या करना है हमें बाहर निकाल देना, जितना पानी हो सके उसको निकाल देना है, ताकि जो यूरिन बाहर है ना, वो कैसा हो आपका कॉन्सेंट्रेटेड। हमारा पर्पस एक ही है, हमारा पर्पस यह है कि जो फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी डीसीटी कैरी कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट होते हुए यूरेथ्रा होते हुए बाहर निकलेगा फाइनली हो, वह फिल्ट्रेट कैसा हो कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसमें से क्या निकालना है हमें पानी। अब हमें यही जुगाड़ करना कि पानी कैसे निकलेगा, क्या निकालना हमें उससे फिल्ट्रेट से पानी निकालना है ताकि वो क्या हो जाए कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। चलो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, हम क्या ट्राई करते हैं कि हमारा यूरिन कैसा बाहर निकले कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझते हो ना, जितना उसमें पानी क्या हो कम, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन इज लार्जली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनली, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना लंबा होगा लेंथ किसका लूप ऑफ हेनली का, उतना ज्यादा क्या होगा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन, आई बात समझ। तो concentration of filtrate is directly proportional to length of loop of Henle, क्लियर है। अब देखो वाशा रेक्टा ऑल्सो हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन, एक तो आपका लूप ऑफ हेनली हेल्प करता है किसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में या फिल्ट्रेट में, और दूसरा आपका वाशा रेक्टा। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इन इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करेंट। अब चलो इसको पहले अपने तरीके से हम समझ लेते हैं, फिर उसके लाइंस को अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरे अगले 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, आप चुपचाप सुनोगे। चलो देखो हमें अब पीसीटी डीसी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में कौन रोल प्ले करता है लूप ऑफ हेनली एंड वैसा रेक्टा, तो हम उसको नहीं बनाते, अभी सीधा किसको देखते हैं लूप ऑफ हेनली को और वैसा रेक्टा को, ठीक है। चलो क्या हो गया, मान लो आपका लूप ऑफ, इसके बगल में बना लेते हैं अपन वैसा रेक्टा, ठीक है। ये कौन है आपका, ये कौन है हमारा भाषा, क्लियर है, देखो पैरेलल करके रखता है कौन आपका वैसा रेक्टा, ठीक है। अब देखो इसी को थोड़ा आगे अपन कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू मतलब इसको थोड़ा आगे ऐसे लेके जाते हैं और इसको बना दिया हमने कलेक्टिंग डक्ट, क्या बना दिया ये, क्लियर है। आपका नाम भी लिख देते हैं, ये हो गया हमारा क्या कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये हो गया हमारा कौन सा, जल्दी बताओ, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, TLOS लिख दिया मैंने, ठीक है। यह आपका क्या है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ, क्लियर है, ठीक है। अब देखो उसके बाद यह जो है आपका क्या है वैसा रेक्टा है, क्लियर है। सबको हमने लेबलिंग कर लिया क्या क्या पार्ट है, वो कलेक्टिंग डक्ट है आपका, यह हो गया असेंडिंग लिम्ब, यह हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, और उसके पैरेलल कौन है आपका वैसा रेक्ट, ठीक है। अब देखो काउंटर करंट क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट है
उस प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब होता है कि जैसे दो लिंब है, दो लिंब में अगर डायरेक्शन फ्लो का अपोजिट हो उसे वो क्या बोलते हैं? काउंटर करंट, है ना? तो ध्यान से देखो, तीन काउंटर करंट बनेगा यहाँ पे। कितना? तीन। काउंटर करंट क्या हो गया? दोनों लिंब में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट, है ना? अब यहाँ पे कितने काउंटर करंट बनेंगे? तीन। बुक में कितना दिया हुआ है? दो। तो हम कितना फोकस करेंगे? दो ही पे। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तीन कैसे आपके काउंटर करंट का फॉर्मेशन होगा। देखो, पहला पहला काउंटर करंट देखते हैं। ये देखो तो, ये डिसेंडिंग है ना, इसमें फिल्ट्रेट का फ्लो कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है? कैसे जा रहा है? और देखो तो यहाँ पे फ्लो कैसे हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो देखो तो, डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लो ऐसे और असेंडिंग में फ्लो ऐसे, तो ये दोनों लिम्ब में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बन गया आपका काउंटर करंट। पहला काउंटर करंट किसके बीच में बना? टू लिम्स ऑफ सीधी बात, टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। पहला काउंटर करंट किसके बीच? टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। क्लियर है? चलो, दूसरा, वासारेक्टा को देखो तो, वासारेक्टा इधर से शुरुआत होता है, याद है ना? मतलब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जिधर से बनाया था हमने, ईसीटी से लेके ऐसे आए थे, याद है ना? याद है? तो देखो, वासारेक्टा में फ्लो कैसे हो रहा है आपका? ऐसे, ऐसे ही हो रहा है, जल्दी बताओ। और इधर जा रहा है ऐसे। एक काउंटर करंट यहाँ भी बन गया, टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा। इसके बीच में टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा, और वासारेक्टा के लिए यह वाला डिसेंडिंग है और यह वाला असेंडिंग है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तीसरा देखो तो, अगर हम इसका देखें, दोनों का अगल बगल वाला का, ये वैसा रेक्टा में ऊपर जा रहा है और इसमें कैसे आ रहा है? नीचे। तो ये एक आपका काउंटर करंट किसके बीच में बना? वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली सीधे इधर भी तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना? सीधा क्या बोल देंगे? एक बना आपका, तो तीन काउंटर करंट बन गया यहाँ पे। पहला टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली, दूसरा टू लिम्स ऑफ वैसा रेक्टा, और तीसरा बिटवीन वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। क्लियर है? आपके बुक में तीसरा वाला नहीं दिया है, कौन सा? बिटवीन वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। ठीक है? अब देखो, तो दो को मेनली आप लेके चलो। दूसरी बात, अगला जो लाइन लिखा होगा एनसीईआरटी में, यह लिखा होगा कि द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दीज टू, है ना? आप दोनों देखो, वैसा रेक्टा और आपका लूप ऑफ हेनली दोनों क्या आपस में पास पास में है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, है ना? तो बिकॉज ऑफ दीज टू काउंटर करेंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली, देयर अकर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसी कारण क्या होता है यूरिन का? आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो काउंटर करेंट तीन बने, समझ में आ गया, है ना? कहाँ कहाँ बनाए, समझ में आ गया। दूसरा बात हमने ये बोला कि दोनों के बीच में प्रॉक्सिमिटी है, मतलब दोनों पास पास में है, वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। अब चलो, अब आते हैं मेन प्रोसेस पे। हमारा पर्पस क्या है भाई? यूरिन को क्या करना? कॉन्सेंट्रेट। यह जो कैरी कर रहा है आपका लूप ऑफ हेनली, वो किसको कैरी कर रहा है? उसी को क्या बोलते हैं अपन? फिल्ट्रेट। तो क्या बोलते हैं अपन? फिल्ट्रेट। ठीक है? अब देखो, इसको हमने फिल्ट्रेट बोला। दूसरी बात, अब इसमें जो आपका लिक्विड है, क्या है आपका? इसको ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, ये आपका लूप ऑफ हेनली है ना? लूप ऑफ हेनली, जल्दी बोलो। अब अगल बगल में जो आपका ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे अपन? हाँ, जल्दी बोलो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल। ये कौन सा फ्लूइड है भाई? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलेंगे कि नहीं? जल्दी बताओ। इसके अंदर भी जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी। ये भी क्या है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये भी है ना? बात समझ में आ रही है? अब चलो, जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब था, कौन आपका? डिसेंडिंग लिम्ब, ये किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। और जो असेंडिंग किसके लिए है? कहानी यहीं से शुरू होगा, ठीक है? अब देखो, ये किसके लिए परमिएबल है भाई? NaCl के लिए। किसके लिए? NaCl। अब देखो तो, NaCl कहाँ आना शुरू हो गया? कहाँ के भरना शुरू हो जाएगा? कहाँ भरेगा? जल्दी बताओ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये एक्टिवली आपका ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहाँ पे? अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आप क्या भरते जा रहे हो? NaCl। NaCl भरते जा रहे हैं ना अपन। जब आप NaCl भरते जा रहे हो, तो एक ये बताओ, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? अरे सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ऐड किया तो पानी क्या हो गया? कम, है ना? तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ेगा।
इसी के कारण आप जब ऊपर से नीचे आओगे ना, कॉर्टेक्स से नीचे, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्या बोला उतना ही सुन, समझा, बोल मत फालतू बीच में। लॉजिक पहले पूरा खत्म हुआ, जितना पूछू उतना ही बोलो। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएगा आपका क्या क्या आएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना। बढ़ते जाएगा कैसे, ऊपर में कॉर्टेक्स में देखोगे 300 मिलो ऑस्मोमोल है, कितना 3, और यहाँ पे टिप पे, लूप ऑफ हेनली के एकदम टिप पे पहुंचते पहुंचते हो जाता है 1200 मिली ऑस्मोमोल। क्यों, क्योंकि देखो ना आपका क्या बढ़ते जा रहा है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है। तो हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया भाई, NaCl का, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या घटा, याद रखो इतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए कि जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड, और जब पानी ऐड करते हैं तो कैसा होता है, डाइल्यूट। यहाँ पे हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या कैसा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड, कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। चलो दूसरा, इस कलेक्टिंग डक्ट में कौन भाई साहब बैठे हुए थे, यूरिया, ये भी डिफ्यूज किया सीधे इसको तरपते हुए, कहाँ पहुंच गया आपका, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, कहाँ पहुंच गया, बाय डिफ्यूजन। कैसे पहुंचा भाई, डिफ्यूजन। ये भी पहुंच गया कहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब देखो पहले तो NaCl था बस, अब और कौन आ गया, यूरिया भी आ गया, और ज्यादा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन और क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। अभी आप देखते हो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना, क्योंकि उसमें NaCl यूरिया कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, किसका, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जब आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कौन दौड़ेगा, अब पानी, है ना, बैलेंस करने के लिए दौड़ेगा ना। ठीक है, तो वाटर कहाँ से निकल सकता है भाई, कहाँ से, डिसेंडिंग लिम्ब से निकल सकता है पानी यहाँ से, है ना। अब देखो आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियल में क्या हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, NaCl और यूरिया का। उसको बैलेंस करने के लिए तुरंत यहाँ से बाहर कौन निकलना शुरू करेगा, अब H2O, कौन निकलेगा बाहर, H2O, कौन निकलेगा बाहर, कौन निकलेगा बाहर। यही तो हमारा पर्पस था कि फिल्ट्रेट से किसको बाहर निकाल देना है, निकाल दिया कि नहीं, फिल्ट्रेट में ही है ना पानी, तो कौन बाहर है आपका, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से सारा क्या निकलना शुरू हुआ, वाटर निकलना शुरू हुआ। यही तो हमारा पर्पस था कि फिल्ट्रेट से अपन को क्या निकालना है, वाटर। बहुत चालाकी से निकाल दिया हमने, कैसे, पहले क्या किया, बगल वाले फ्लूइड में, मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में किसको भर दिया पूरा, NaCl यूरिया को। इसके कारण यहाँ पे वाटर बहुत कम हो गया, सॉल्यूट बहुत ज्यादा, मतलब यह हो गया हाइपरटोनिक, और यहाँ पे हो गया आप क्या, हाइपोटोनिक। पानी तुरंत सब फ्लो करके कहाँ पहुंच गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, कहाँ पहुंचा, तब हमारे फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया कि नहीं, अब क्योंकि उससे क्या बाहर निकल रहा है, पानी। इतना ही नहीं, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखो अब क्या होगा। अब ये NaCl यूरिया को कौन उठाएगा बगल में, वासा रेक्टा, कौन उठाएगा, उठा के लाया लाया लाया, ऐसे 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 यहाँ आया, यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंच के फिर से कहाँ डाल दिया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर से कहाँ डाल दिया, फिर से क्या हो गया आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्सेंट्रेटेड, और ज्यादा क्या निकला यहाँ से बाहर, अब वाटर, है ना, और ज्यादा पानी निकाल दिया, मतलब फाइनली आपका यूरिन पूरी तरह से क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। तो 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है, कौन सबसे अहम रोल प्ले करता है, NaCl एंड यूरिया, कौन करता है, NaCl एंड यूरिया। दूसरा है ना कि यहाँ पे जितना लंबा लेंथ ऑफ क्या होगा आपका लूप ऑफ हेनली, उतना ज्यादा क्या होगा आपका यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो क्योंकि आपका सारा पानी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ऊपर से आते आते कितना हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 1200 मिलियो ऑस्मोमोल। जब आपको बहुत ज़्यादा पानी बचाने की जरूरत होती है ना, तो लगभग पूरा पानी निकाल देता है यूरिन से हमारा बॉडी, और तब जो यहाँ तक आके कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है, 1200 ऑस्मो मिली पर लीटर। आई बात समझ, ये बात समझ में आई। काउंटर करंट समरी, समरी करते हैं अपन। ठीक है, पहले तो 3 टाइप का क्या बनना है, काउंटर करंट। पहला किसके बीच में, टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा और लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका असेंडिंग लिम्ब है, इट इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर, है ना। अब यहाँ से कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि ये परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए,
सारा NaCl निकल के बगल वाले फ्लूइड में आ गया। कौन सा फ्लूइड? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना सर। जैसे ही इसमें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl डालेंगे अपन, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया, है ना। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी उसको ज्वाइन कर लिया। कैसे यूरिया? इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहाँ पहुंच गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl यूरिया दोनों भर गया, मतलब ये बहुत ज्यादा सॉल्यूशन कैसा हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। अब उसको बैलेंस करने के लिए तुरंत पानी दौड़ेगा कहाँ से? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। कहाँ पानी जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियल में। जैसे ही पानी निकलना शुरू हुआ, हमारा यूरिन क्या होना शुरू हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। फिल्ट्रेट हमारा कैसा शुरू होने हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। उसके बाद इतना ही नहीं, यह जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल में NaCl यूरिया भरा हुआ था, उसको उठाएगा बगल में कौन? वासारेक्टा। कहाँ लेके आएगा? देखो, डिसेंडिंग से उठाया, कहाँ लेके आया? असेंडिंग में। और फिर से किस में डाल दिया? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, है ना। फिर से किस में डाल दिया? मेडुलरी। जिसके कारण और आपका मेडुलरी क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। और पानी क्या हो गया? इससे बाहर निकलेगा। और फाइनली जो आपका यूरिन यहाँ से निकलेगा बाहर कॉन्सेंट्रेटेड डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से, कैसा होगा? कॉन्सेंट। दिस इज ऑल अबाउट क्या? काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ में आया सबको? रिवीजन कर लेना घर, भूलोगे फिर से बाद में होगा सर क्या लिख दिया यहाँ पे। अब इसी को हम NCERT के लाइन के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, याद अब ध्यान से सुनो पहले। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली दोनों किस में हेल्प कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में। देखते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने? द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्लियर है? दैट इज फ्रॉम 300, कॉर्टेक्स में कितना था? 300 मिली ऑस्मो पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर इन द इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। यह जो पूरा आपका काम करवा रहा है, 300 से कहाँ तक पहुंचा दिया? 1200 तक। कौन करवा रहा है? NaCl और, ठीक है। चलो देख, सारे NCERT के लाइन से आपके देखो आप। NaCl इज, अब जो मैंने बताया है ना, उसी को शब्दों में डाल दिया। ढंग से सुनो, यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा, क्या लिख दिया? NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending branch of vasa recta। ये पूरा नहीं बताया वैसे, लेकिन सीधा से डायरेक्ट लिखा। देखो तो NaCl कहाँ से निकला था? असेंडिंग लिम्ब से। असेंडिंग लिम्ब ऑफ कहाँ गया था? मेडुलरी। वहां से कौन उठा लिया था? वासा रेक्टा का कौन? डिसेंडिंग। वही तो सीधा लिख दिया यहाँ पे, बीच में वो मेडुलरी वाला लाइन खत्म कर दिया और सीधे सीधे लिख दिया कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ वासा रेक्टा। उसके बाद NaCl को फिर से कहाँ रिटर्न कर दिया था हमने? इंटरस्टिशियम में, है ना। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर है? सिमिलरली small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। collecting tubule मतलब यहाँ से फिर से कौन उठा लेता है? वासा रेक्टा उठा लेता है, क्योंकि collecting tubule के बगल में भी कौन होगा? वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या किया? जो NaCl यूरिया आपके इंटरस्टिशियम में था, उसको उसका डिसेंडिंग लिम्ब उठाया और असेंडिंग लिम्ब फिर से किस में डाल दिया? इंटरस्टिशियम। क्लियर है? आगे, this transport of substances facilitated by the spatial arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium, which helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the state। collecting tubule क्या है? DCT, बहुत सारा DCT मिलकर क्या बना देता है आपका? collecting tubule। ठीक है? हाँ, human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed, है ना। लगभग इनिशियल फिल्ट्रेट कितना था? 300 मिली, और निकाला लास्ट में कितना? 1200। तो लगभग 4 टाइम्स आपके यूरिन को क्या कर दिया गया? ये बात समझ में आई? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से घबराना नहीं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बहुत सारा DCT मिलकर क्या बनाता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, है ना। अरे बात समझ। तो ये बात सिंपल सा जो कहानी बताया वही आपका क्या? आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर है सबको? ठीक है।
कल अपन देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और आपका चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मंडे को आपका लेक्चर क्या हो जाएगा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, है ना। यू हैव टू फोकस ऑन, देखो अगर पूरे चैप्टर को देखे अपन तो इट्स क्वाइट सिंपल है ना, कुछ था ही नहीं। शुरुआत अगर करे सम अप करे तो 10 मिनट बहुत है हमारे लिए। शुरुआत में पढ़ा अमोनोटेलिक, यूरेटोलिक, यूरेकोटेलिक, यहीं पढ़ा, वहीं पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे वी कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन द लिवर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बाद में किडनी, है ना, किडनी का स्ट्रक्चर, है ना। किडनी में हाइलम था, हाइलम के नीचे रीनल पेल्विस था, रीनल पेल्विस में कैलिसेस था, माइनर एंड मेजर कैलिक्स। पूरा किडनी को दो पार्ट में बांट दिया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला किस फॉर्म में था, मेडुलरी पिरामिड, जो किस में प्रोजेक्टेड था, कैलिसेस में। मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो आपका स्पेस था कॉर्टेक्स का, उसको क्या बोला था, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। याद है क्या बोला था, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कौन करता है, ग्लोमेरुलस। इसीलिए जो फिल्ट्रेट बनेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और जो आपका प्रेशर होगा उसके लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। उसको बनाने के बाद यूरिन जब बना लिया हमने, तब हमने देखा उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो गया भाई, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो मेनली कौन करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl एंड यूरिया, है ना। क्लियर है, चलो बाकी आगे देखेंगे अगले लेक्चर में।